Hello, I am Amrendra Tiwari and you are watching Bodhisattva PCS. My dear friend, in this particular session, we are going to discuss about some important current affairs topics which are quite important for upcoming 6th and BPSC मेंस एग्जामिनेशन। और ऐसा नहीं है कि यदि आपने सीरियसनेस के साथ तैयारी करा होगा तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ा नहीं होगा, आप ज़रूर पढ़ के रखा होगा आपने। यदि आपने पढ़ा होगा तो भी और नहीं पढ़ा होगा तो भी प्रिपरेशन के साथ इनका फ्रेमिंग करके ज़रूर रखना, क्योंकि ये काफ़ी हाईली प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स हैं और यहाँ से प्रश्न पूछने जाने की पूरी संभावना है। ताकि यदि आप फ्रेमिंग करके रखते हो और प्रश्न पूछा जाता है तो एग्जाम में आप इसे ईजिली हैंडल कर सको माय डियर फ्रेंड। इफ़ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू द लास्ट। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और एफर्ट लगता है क्वालिटी वीडियो कंटेंट अवेलेबल कराने में, तो हम भी उसके लिए मोटिवेट हो सकें आपके प्यार के बदौलत। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक फॉर 6th and बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। ये पिछले कुछ दिनों का दिसंबर आज तक का मान लीजिए और नवंबर लास्ट वीक का ये इंपॉर्टेंट कलेक्शंस हैं, इनको ध्यान में रख के ही जाना चाहिए आपको। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है न्यू मीडिया को लक्ष्मण रेखा में बांधना जरूरी है। देखिए, प्रीवियसली हमारे संविधान के द्वारा आर्टिकल 19 के तहत मीडिया को कुछ स्वतंत्रता दी गई है और आजकल जो न्यू जनरेशन की मीडिया पनप रही है, कोई भी माइक लेके मीडिया का रोल निभाना शुरू कर दे रहा है और उसके जो भी समाचार होते हैं, जो भी न्यूज़ होते हैं, कितना ऑथेंटिक है और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं की गई हैं अभी तक। तो इसी के बारे में ये चर्चा करा जा रहा है कि जो भी न्यू मीडिया है इसको लक्ष्मण रेखा में बांधना, दैट मीन्स एक बाउंड्री देना, इनको कैपिंग देना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। एक तो मीडिया और मीडिया का क्या रोल होता है सोसाइटी में, लोकतंत्र में, इसको आप डिस्कशन करोगे। साथ में संविधान में इसको क्या व्यवस्था करी गई है और वर्तमान में जो न्यू मीडिया का ट्रेंड है उसके बारे में डिस्कशन करोगे और ये किस लक्ष्मण रेखा की बात कर रहा है उसके बारे में डिसाइड करके और इसकी कैपिंग की क्यों आवश्यकता है उसको आप डिस्क्राइब करोगे। तो इन तरीकों से आप फ्रेमिंग करके मॉडल बना के जरूर रख लेना, इस टॉपिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला टॉपिक है रीजनल काउंसिल, दैट मीन्स क्षेत्रीय परिषदें और इनकी प्रासंगिकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीते दिनों ही इसकी बैठक हुई है और आपके माननीय गृह मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अमित शाह जी के द्वारा इनकी अध्यक्षता करी गई है। तो रीजनल काउंसिल्स क्या होते हैं, संविधान में इनकी क्या व्यवस्था करी गई है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इनकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है इसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो इसका भी फ्रेमिंग आपको करके रखना चाहिए। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि रोड मैप। तो देख रहे हो ना, ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं यदि आपने सीरियसनेस के साथ तैयारी करा होगा तो आप सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन यदि नहीं भी करा होगा ना तो करके रखना और इसका फ्रेमिंग करके जरूर रखना ताकि एग्जामिनेशन में यदि टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो आप उसे ईजिली हैंडल कर सको। कृषि रोड मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रोडक्टिविटी के साथ साथ इसमें इन्वायरमेंट की भी चर्चा करी गई है, तो उसका आयाम जरूर देख लेना। दैट मीन्स कृषि रोड मैप 4 का जो भी डायमेंशंस हैं, सारे डायमेंशंस आपके क्लियर एंड कट होने चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, ताकि कहीं से भी किसी आयाम को छूते हुए बीपीएससी क्या कर रहा है, सीधा टॉपिक है उसके मल्टीपल आयाम को छूते हुए उसको डाइवर्सिफाइड करके प्रश्न पूछ रहा है। तो इसको आप ध्यान में रखना। कृषि रोड मैप देखने में तो वैसे आसान लग रहा है और टेस्ट हम ऑर्गेनाइज कराते हैं तो बहुत बच्चों में ये ट्रेंड देखा गया है, टेंडेंसी देखी गई है कि कोई भी प्रश्न पूछे सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर देते हैं। कृषि रोड मैप को मैं कितना भी घुमा के पूछूं, बस वो क्या करेंगे, कृषि रोड मैप का केवल जो भी फीचर्स है वो लिख देंगे। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन का मूल डिमांड समझो और उस मूल डिमांड को फुलफिल करते हुए जो भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल है कृषि रोड मैप 4 का, उसको डिलीवर करो। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ईंट है, सीमेंट है, गारा है, सब कुछ सेम ही है, बेसिक मटेरियल तो यही है ना मकान के स्ट्रक्चर का। अब कोई गुंबद बनाना चाहता है, कोई मेहराब बनाना चाहता है, तो उस अनुसार इन सारे बेसिक मटेरियल को ढालना पड़ता है। बात समझो, जो बेसिक चीज़ें हैं आप डिमांड के अनुसार ढाली जाती हैं, तो वैसे ही आपका जो भी बेसिक नॉलेज है ना, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार उसे ढाल के लिखना चाहिए। यही होता है प्रेजेंटेशन, रियल प्रेजेंटेशन और स्मार्ट वर्क होता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, हार्ड वर्क तो जरूरी है, साथ में स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। कितना अच्छे तरीके से परोसते हो चीज़ों को,
रिप्रेजेंटेटिव बनाते हो, प्रेजेंट करते हो, ये समय की अनिवार्यता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका 1-1.5 साल का मेहनत जो है बेकार चला जाता है। कम नंबर्स, 1 से 2 नंबर का यहाँ पे कंपटीशन होता है और यदि पिछड़ जाते हो तो पिछड़ ही जाते हो। अगला टॉपिक है फ्रीबीज और चुनने की स्वतंत्रता। देखिए, लोकतंत्र का जो मूल लोकतंत्र का सार है ना, तत्व है, एलिमेंट है, वह है चुनने की स्वतंत्रता। आपके पास विकल्प होने चाहिए और उन विकल्पों में जो भी आपको सुटेबल लगे, आप आपके अपने लिए, आपके देश के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, उनको आपको चुनने की स्वतंत्रता हो। लोकतंत्र का सार यही है। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, पीछे दिनों जब मैंने टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था तो मैंने पूछा था कि राज्य लेवल पे वास्तविक लोकतंत्र को कैसे बहाल किया जा सकता है, इस पे ऐसे लिखें, निबंध लिखें। तो बहुत सारे लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी लिख दिया था। दैट मीन्स लोकल लेवल पे लोकतंत्र अवेलेबल करो। लेकिन जो सारे तत्व है, लोकतंत्र का मतलब क्या, रियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आपको चुनने की स्वतंत्रता हो। इसी का अर्थ, मतलब रियल डेमोक्रेसी का मूल तत्व यही है, मूल सार यही है। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना ढंग से तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आप पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। फ्रीबीज, आजकल बहुत सारी चीजें फ्री में बांटने की कोशिश करी जा रही हैं। जो भी पार्टियां हैं, चाहे नेशनल लेवल की हो या लोकल लेवल की हो, फ्री में हम साइकिल देंगे, हम लैपटॉप देंगे, लोगों को लुभाने की ये बातें करी जाती है। तो किस तरीके से ये आपके डिसीजन मेकिंग को टेम्पर करने की ताकत रखती है, फ्री में पाने की लालच जो कि पार्टियों के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, ये है फ्रीबीज। और ये चुनने की स्वतंत्रता से इसका कोरिलेशन कैसे है, आपको डिफाइन करना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसके साथ साथ जातिगत जनगणना और विभाजनकारी राजनीति। ऑब्वियस, जातिगत जनगणना सीधे सीधे टॉपिक हो गया। किस तरीके से ये सहायक सिद्ध होने वाला है, या इसका आलोचनात्मक अध्ययन करें, विश्लेषण करें जातिगत जनगणना की, क्या यह समय की अनिवार्यता है या केवल राजनीतिक खेल, ये सारी चीजें हैं। लेकिन साथ साथ ये अगर इसको थोड़ा सा डेविएट करके पूछा जाए और आपको फंसाने की कोशिश करी जाए तो ये विभाजनकारी राजनीति से इसको एफिलिएट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, ताकि आप ऑब्वियस यहाँ पे ज़्यादा इंक्लाइन लोग हो जाएंगे। कुछ लोग मतलब जातिगत जनगणना को पूर्णतः सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग तत्कालीन अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसको विभाजनकारी राजनीतिज्ञ बता देंगे। तो यहीं पे आपको मतलब क्या कहा जाता है, मतलब आप मोटिवेट हो जाते हो, क्वेश्चन के अनुसार मोटिवेट हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे आपको अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल होना चाहिए, आपके इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए। और कैसे जातिगत जनगणना विभाजनकारी राजनीति से संबंधित है, ये तो है ही, हम दिखाएंगे कि कैसे जो भी जातिगत जनगणना है ये विभाजनकारी होगा। डीप रूटेड सोसाइटी में जहाँ पे कास्ट बेस्ड राजनीति होती आई है, इसको और ब्रॉडन करा गया है, न कि इसको मिटिगेट करने की कोशिश करी गई है। और साथ में इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी लिखेंगे, केवल नेगेटिव नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ता है। अगला हमारा टॉपिक है बढ़ती आधुनिकता वर्सेज पिछड़ापन। ये काफ़ी इंक्लूसिव टॉपिक है, किसी एक आयाम को छूते हुए आप नहीं लिख सकते हो। एक्चुअली ये निबंध का टॉपिक है, लेकिन आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले दिनों पटना में ही एक सफाई कर्मी का दम घुटने के वजह से मृत्यु हो गई थी। मैन होल में घुसा हुआ था, सीवर में घुसा हुआ था बेचारा, और उसकी मृत्यु हो गई थी। पहले ही मैंने काफ़ी सारी बातें इसके बारे में कही है कि आप पटना की गलियों में घूम रहे हो और देखा कि आप एक अर्धनग्न व्यक्ति सेफ्टी टैंक में घुसा हुआ है, मैन होल में घुसा हुआ है, तो आपके दिमाग में ये खटकना चाहिए कि एक तरफ हम मार्स पे पहुंच गए, चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले विश्व के पहले देश बन गए, और दूसरी तरफ हमारे पास इतना सेफ्टी गियर नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना संसाधन नहीं है कि हम अपने सफाई कर्मियों का हम सुरक्षा कर सकें और उनको बेसिक इक्विपमेंट्स और सेफ्टी किट्स प्रोवाइड कर सकें। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल सी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच हो गया। इसके साथ साथ एजुकेशन की बात करें, रहन सहन की बात करें, आचार विचार की बात करें, ये सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करके बढ़ती आधुनिकता वर्सेज पिछड़ापन का आप एक अध्ययन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी।
अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं हमारा अगला। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 दिसंबर से हमारा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 70 और 71 बीपीएससी एग्जामिनेशन, तो प्री और मेंस इंक्लूडेड कोर्स है, या बेसिक फाउंडेशन बैच है संधान 2.0। इसके फीचर हैं, इसमें ऑल एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं कक्षा तक कवर कराई जाएंगी, चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट्स, वीडियो लेक्चर सब मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ मेंस के लिए स्टैंडर्ड बुक, इसमें वीकली टेस्ट भी इंक्लूड है, पर्सनल गाइडेंस, आप 1 to 1 आप कन्वर्सेशन कर सकोगे मुझसे डायरेक्ट, जो भी आपका प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकोगे, उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकोगे। वीकली एडिटोरियल एनालिसिस, इसको मैं डेली वाइज पे अब शुरू कर दिया है। हमारे द्वारा किशनगंज की चाय, फैमिली में एक शादी पड़ गई थी, इस वजह से थोड़ा सा इंडांसेज आ गए हैं, रुकावट आ गई है, 1-2 दिनों में उसे रिज्यूम कर दिया जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस करा जाएगा, द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, पीआईबी का, इंपॉर्टेंट बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट्स का। ठीक है, इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स फॉर प्री और मेंस दोनों मिलेंगे, ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ इंक्लूड है। वी आर कवरिंग ऑल दिस थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स। फी जो है आपका मात्र 4000 रुपये है, 3999 रुपये में। ऑफर ये सीमित समय के लिए है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 97 170 58 805 98 10 63 8805 माफ कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा प्रमोशन। अब आ जाते हैं फिर से हम मेन मुद्दे पे और चलते हैं अगले स्लाइड पे। यदि आप 70वीं 71वीं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन अप टू मार्क नहीं है, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ो। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयास। बीते दिनों बीते सालों में प्रयास बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं टूरिज्म को डेवलप करने के लिए राज्य सरकार में, चाहे वो इको टूरिज्म हो या कल्चरल टूरिज्म हो, हर एक प्रकार से, चूँकि कल्चरली काफ़ी ज़्यादा रिच है बिहार का कल्चर, बिहार की जनसंख्या, प्रॉपर बिहार स्टेट, तो इसमें हर एक तरीके के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। उन सारे प्रयासों का खाका आपके पास होना चाहिए, डेटा आपके पास होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए करंट अफेयर्स टॉपिक ना कोई मतलब अपने आप में हो सकता है कि जो करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ रहे हो, पर्यटन का टॉपिक पढ़ रहे हो, ये अपने आप में इससे संबंधित डायरेक्ट प्रश्न ना पूछे, लेकिन इससे को रिलेट करके कोई चीज़ें पूछती है ना, तो इन सारे डाटा को वहाँ पर डाल सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि करंट अफेयर्स का टॉपिक सब्जी काटने वाला चाकू है। आवश्यकता पड़े तो सब्जी काटो, आवश्यकता पड़े तो पौधों की निराई करो, आवश्यकता पड़े तो आत्मरक्षा करो, वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत सारी यूजेज हैं इसके। इसके साथ साथ पश्चिम एशिया संकट और विश्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अभी देखा कि इजराइल और हमास का, दैट मीन्स फ़लस्तीन का जो युद्ध है, वो कितना बहुआयामी प्रभाव डालने वाला है हमारी सोसाइटी पे और वैश्विक व्यवस्था पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विश्व की शांति व्यवस्था के लिए, सप्लाई चेन के लिए इसमें चाइना का क्या रोल है, ईरान का क्या रोल है, अमेरिका का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है पाकिस्तान शीत युद्ध की पश्चिमी आवश्यकताओं का उपज था। देखो, यदि बात करें इजराइल की और पाकिस्तान की, तो लगभग सेम ही साल में इन दोनों कंट्रीज़ का फॉर्मेशन हुआ और वो फॉर्मेशन धार्मिक आधार पे था। तो इजराइल एक तरफ आज कहाँ स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान फेलियर स्टेट हो चुका है, और इसमें सारी चीज़ों को सारे आयामों का चर्चा करते हुए भारत से इसका रिलेशन भी आप इसमें आपको डालना होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान शीत युद्ध की पश्चिमी आवश्यकताओं का उपज था। शीत युद्ध क्या था, कैसे विश्व द्विध्रुवीय मतलब बाइपोलर व्यवस्था में बटा हुआ था, और कैसे इन सारी बाइपोलर व्यवस्था के बदौलत जो शीत युद्ध था उसका उपज पाकिस्तान को बनाया गया। ठीक है, पाकिस्तान का कैसा यूज किया गया शीत युद्ध में, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे और उसमें भारत का आयाम भी आपको जोड़ना होगा। अगला टॉपिक है यदि प्रभावी सैन्य शक्ति न हो तो सियासी कलाबाजियां किसी काम की नहीं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे सिद्ध करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही के दिनों में सेना में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में चर्चा करने के लिए पूछ रहा है, और मतलब जो पास्ट में जो गलतियां हमसे हुई हैं, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो शुरुआती दौर पे ये लगा हमारी जो भी नेतृत्व थी, हमारे जो भी
पूर्वज थे, राजनीतिक पूर्वज, उनको ये लगा कि देखो सैन्य ताकत से नहीं, केवल कलाबाजियां, जो राजनीतिक कलाबाजियां हैं, कूटनीतिक कलाबाजियां हैं, सियासी कलाबाजियां हैं, इनको दिखा के ही हम अपना इंटरनेशनल रिलेशन को अप टू मार्क ले जा सकते हैं। लेकिन चाइना का युद्ध हुआ, फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, लगातार हमारे ऊपर अटैक हुआ, तो हमें पता चला केवल सियासी कलाबाजियां ही प्रभावी सैन्य शक्ति का विकल्प नहीं हो सकती। तो हम अपने सैन्य ताकत को इंपावर्ड करने में लग गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। हमारा अगला टॉपिक है राज्य में औद्योगिकरण को लेकर राज्य सरकार के प्रयास। अभी देखो औद्योगिकरण पे लेके इन्वेस्टर सबमिट हो रहा है बिहार सरकार में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सारे डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियां लाई गई हैं, और साथ में बजट में क्या क्या व्यवस्थाएं करी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। राज्य में अवैध खनन वर्सेस पर्यावरण संरक्षण। देखो अवैध खनन, बालू खनन का बहुत बड़ा मुद्दा उठ के आता है बिहार राज्य की बात करें तो। ये किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है, पर्यावरण पे कुप्रभाव डालता है और सामाजिक कुव्यवस्था भी पैदा कर रहा है, इसमें माफिया का इंक्लूजन हो रहा है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि न्यू रिक्रूट एक दरोगा था, उस बेचारे को कुचल के मार दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सारे आयामों के साथ आपके पास इसका खाका होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है भारतीय न्यायिक सेवा समय की मांग। राष्ट्रपति ने संबोधन में अपने कहा कि जैसे सिविल सर्विसेज हैं, अन्य सिविल सर्विसेज, इस तरीके से जुडिशियरी सर्विसेज जो हैं ये होना चाहिए, और इसमें युवाओं के पास विकल्प होना चाहिए कि न्यायिक सेवा में आके अपना जो है एम अनुसंधान कर सकें और सर्विस दे सकें। और इसके बहुत सारे आयाम हैं, कैसे जो केस पेंडेंसी है, इतनी बड़ी मास है हमारे पास, इतने सारे केसेज हैं, कैसे उसको मिटिगेट किया जा सकता है, इन सारे आयामों को हम इसमें लिखेंगे। राज्यपाल का पद और इससे जुड़े विवाद। तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, हाल ही के दिनों में जो विवाद उभर के सामने आए हैं, तमिलनाडु का नाम चेंज करने को लेके, केरला का जो विवाद है, तो ये राज्यपाल का पद जो है कैसे कंट्रोवर्शियल बना जा रहा है। कैसे तमिलनाडु, केरल ने कहा दिया कि भैया राज्यपाल का पद खत्म करो, जो कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल ने भी कहा था ऐसा। और साथ में इसमें इफ़ यू ऑब्वियस यू आर राइटिंग फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन, तो बिहार का एस्पेक्ट भी इसमें होना चाहिए। बिहार में जो राज्यपाल रहे हैं और उनसे संबंधित जो विवाद रहे हैं उनका केस स्टडी भी आप इसमें दोगे। इसके साथ साथ वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या कमियां हैं, इसको सुधारने के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, कौन कौन से स्टेप्स उठा रही हैं, और आने वाले समय में क्या क्या उसको करना चाहिए, इस सजेशन के साथ इसका भी फ्रेमिंग आपके पास होना चाहिए। लोकतंत्र वर्सेज अल्पमत। देखो लोकतंत्र में अल्पमत को भी सुना जाना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पॉलिटी का तो टॉपिक है ही, साथ में यह एसए में भी पूछा जा सकता है। ऑब्वियस मासेज को सुना जाता है, जो बहुमत है उसको सुना जाता है, लेकिन अल्पमत को भी कैसे सुना जाता है, जो मतलब कम वोटों से, कम सीट पे कोई भी पार्टी जीत के आती है, उसका भी पार्टिसिपेशन रहता है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। संसद में वो भी लोग बैठते हैं, विधायक और एमपी, विधायक विधानसभा में और एमपी पार्लियामेंट में बैठते हैं, और जिन लोगों के द्वारा चुन के भेजे गए हैं उनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बारे में वो बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारा देखो कोई नई चीज़ तो है नहीं इसमें, आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा प्रीवियसली, बस इसका फ्रेमिंग करना आवश्यक है। जिन आयामों के तहत मैंने हेडिंग दी है उन्हीं आयामों के तहत आपके पास इसकी फ्रेमिंग होनी चाहिए। अगला टॉपिक है COP28 और पर्यावरण संरक्षण। हाल ही में COP28 ऑर्गेनाइज हुआ, और ये कैसे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करें उससे रिलेटेड है, और क्या क्या इसमें किया जा रहा है इसको हम डिफाइन करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है भूजल स्तर और अमृत सरोवर योजना। ठीक है, देखिए अमृत सरोवर योजना का हाल ही में केस स्टडी उभर के सामने आया है। यह किस तरीके से भूजल स्तर को मतलब सुधार रहा है, इसका केस स्टडी लिखना है, शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य प्रशासन में बढ़ता भ्रष्टाचार और राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति, इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि बीते दिनों केस स्टडी आया था कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में करप्शन बहुत ही हाई लेवल पे बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके कि मतलब राज्य सरकार की इसके प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है। तो इसका कंट्राडिक्टरी एनालिसिस आपके पास होना चाहिए।
एक राष्ट्र एक चुनाव काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और अगला हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 370 और इसकी संवैधानिक वैधता, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको दफन कर दिया, अनुच्छेद 370 को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे आशा है कि यदि आपने सीरियसनेस पढ़ाई करा होगा, सीरियसनेस के साथ, तो आप सब लोगों ने इसको तैयार करके रखा होगा। और अभी तक यदि तैयार करके नहीं भी रखा होगा तो इसका फ्रेमिंग करके रखना, जो कि 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, इवन इफ फॉर अपकमिंग इंटरव्यू एग्जामिनेशन जो 68 बीपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए, और अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे आशा है कि ये सारे टॉपिक आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन करेंगे। अंत तक आपने मुझे धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।